इनहेरिट इनहेरिटेंस लॉ बेसिकली होता है, मैं अगर उर्दू में आप लोगों को डिफाइन करूं कि विरासत का कानून। तो विरासत का जो कानून है उस पर आज हम बात करेंगे, और जो भी आप लोगों के जहनों में सवालात हैं विरासत को लेकर उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और आपकी जो जितनी भी कंफ्यूजन है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है विरासत को लेकर वो ये है कि जो जितने भी कानून हैं जो वो एक साइड पर है, यानी कि आधे हैं, और जो विरासत का कानून है वो आधा है। यानी कि इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस विरासत के कानून को दी गई है कि विरासत का कानून आप सीखें और सिखाएं। लोगों को पता होना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमें ये चीजों का इतना इल्म नहीं होता, क्योंकि हम इस्लाम से इतने कनेक्टेड नहीं रहे। अब बहुत सारी जो हमारी न्यू जनरेशन है वो डेफिनेटली मोबाइल्स में, गेम्स में, दूसरी चीजों में इतना मसरूफ है कि उन्हें भी विरासत के बारे में पता नहीं है, क्योंकि शायद हम जो बड़े हैं उन्हें वो चीजें सिखा नहीं रहे जो कि जरूरी है, और इस्लाम ने हमें तलकीन की है उन बातों की। तो विरासत का जो कानून है उसका उसके लिए हुक्म ये है कि आप विरासत का कानून सीखें और विरासत का कानून सिखाएं, क्योंकि इसके लिए इतनी अहमियत की हामिल है कि इस पे हदीस भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो मैंने आपको बताया कि आधा कानून एक तरफ, सारा कानून दुनिया का, और विरासत का जो कानून है वो एक तरफ है, यानी कि वो हाफ है। तो उसको सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो विरासत में जो चीजें आती हैं बेसिकली मैं बताऊं कि शर्तें क्या है विरासत के कानून की, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स जिंदा है तो उसकी विरासत जो है वो तकसीम नहीं हो सकती। विरासत के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस ये हैं कि जिसकी विरासत तकसीम होनी है लीगल हेयर्स में, उसके लिए जरूरी है कि वो इंसान वफात पा चुका हो। यानी कि अगर फादर की प्रॉपर्टी है, वालिद साहब की प्रॉपर्टी है, और उसमें से तमाम बच्चों को हिस्सा मिलना है, तो उनके अगर वो हयात है तो उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जा सकता बच्चों को। बस उसकी शर्त ये है कि जब अ, इंतकाल हो जाए अ, उस पर्सन का जिसकी विरासत जो है तकसीम की जा रही है, तब ही वो तकसीम हो सकती है। नंबर टू, कि कोई भी रुकावट ना हो विरासत में, तब वो चीज तकसीम की जाएगी, तब प्रॉपर्टी तकसीम की जाती है। नंबर थ्री, के हेयर का जिंदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीगल हेयर का जिंदा होना जरूरी है उन विरासत को हासिल करने के लिए। यानी कि जो विरासत में से जो हिस्सा दिया जा रहा है उसके लिए जरूरी है कि जिस पर्सन को वो हिस्सा दिया जा रहा है उसका जिंदा होना जरूरी है विरासत के कानून में। इनहेरिटेंस ऑफ वुमेन का आज हमारा टॉपिक है लीगल, और उसकी पर्सपेक्टिव हम देखेंगे तो हम विरासत में औरतों के बारे में बात करेंगे कि इस्लाम ने औरत को कितना हिस्सा देने का पाबंद किया है, बाप को या भाई को। एक देखिए, विरासत में जितने भी बच्चे होते हैं बाप के, वो तमाम और उसकी जो बेवा है, वो तमाम के तमाम आपके लीगल हेयर्स कहलाते हैं, और उन सब का हिस्सा होता है उस विरासत में। यानी कि जिसका हस्बैंड की वफात हुई है, उसके हस्बैंड के प्रॉपर्टी में उसकी वाइफ का हिस्सा है, और साथ साथ उसके बच्चों का हिस्सा है। बच्चों में बेटे भी हो सकते हैं, बेटियां भी हो सकती हैं, या सिर्फ बेटियां हो सकती हैं, या सिर्फ बेटे ही हो सकते हैं। और अगर बेटी है तो उसे कितना हिस्सा मिलेगा विरासत में। तो बात यह है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो शरीयत है हमारे यहाँ, जो विरासत का जो कानून है, जो इनहेरिटेंस लॉ है हमारा, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखा गया है। यानी कि जो इस्लाम है, जो शरीयत है, वही हमारा कानून भी ऑलमोस्ट हमारा वही है, और उसी हिसाब से हमें बताया गया है शेयर्स के बारे में। तो इस्लाम ये कहता है कि बेटी को जो विरासत से हिस्सा मिलेगा वो आधा मिलेगा, यानी कि आधा। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि बेटे को पूरा हिस्सा दिया जा रहा है विरासत में, लेकिन जो बेटी को दिया जाता है वो आधा हिस्सा है। तो शायद ये बेटी के साथ कोई ना इंसाफी हो रही है, क्योंकि उसे आधा हिस्सा मिल रहा है। देखिए, अल्लाह पाक ने जब ये दुनिया बनाई, और जितने हमारे लिए जब हमारी बाउंड्रीज एक कानून बनाया, ये पूरी दुनिया एक कानून के तहत ही चल रही है, कानून से हटकर नहीं चल रही।
तो इसीलिए जब अल्लाह पाक ने ये दुनिया बनाई तो हमारे लिए कई कानून को रख दिया गया, और कानून के तहत भी ये जो है हमें बाउंड कर दिया गया कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी बाउंड्रीज है। और ये अल्लाह पाक का कानून है जिसमें अल्लाह पाक ने हर चीज हमें समझा दी है और बता दी है। उसी में से एक विरासत है कि जब हम ये कहते हैं कि औरत को आधा हिस्सा मिलता है, तो ये देखें कि औरत को आधा हिस्सा सिर्फ उसके अगर बेटी है तो बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को आधा हिस्सा मिल रहा है, लेकिन वो शादी जब करती है तो उसके हस्बैंड की जब वफात होती है तो डेफिनेटली उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा है वो भी औरत को मिलता है। तो यहाँ पे देखें एक बराबरी का सिस्टम आ रहा है, इक्वेलिटी का सिस्टम आ रहा है कि जब एक औरत को आधा हिस्सा तो सिर्फ उसके बाप की प्रॉपर्टी में से मिलता है, लेकिन जब वो शादी करती है और उसके हस्बैंड की वफात हो जाती है तो उस हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से भी जो हिस्सा आता है, जो शेयर आता है औरत का, वो भी औरत को मिलता है। साथ ही अगर उसका बेटा है और उसके बेटे की वफात हो जाती है और उसके बेटे के नाम पे वो प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी का हिस्सा क्या होता है, वो भी औरत को मिलता है। इस तरीके से क्या हुआ है कि इक्वालिटी कर दी गई है कि एक बेटे को अपने बाप की विरासत से एक हिस्सा दिया जाता है और बेटी को आधा हिस्सा दिया जाता है। और अगर वो बीवी बन जाती है तो बीवी को जो शौहर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा होता है। अब यहाँ पे बात है कि अगर औलाद है या औलाद नहीं है, अगर तो औलाद नहीं है और सिर्फ वो बेवा है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वफात हो जाती है शौहर की, तो जो उसकी जो बेगम है उसका हिस्सा कितना होगा, उसका हिस्सा बेसिकली अगर औलाद नहीं है तो डेफिनेटली 1/4 होगा उसको। जो राइट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसको कहा जाता है इस्लाम में कलाला। कलाला में जो डिविजन्स होती हैं वो ये होती हैं कि अगर आपकी औलाद नहीं है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है बिना इश्यूज के, यानी कि बिना औलाद के, तो उसे जो वर्ड कहा जाता है उसे कहा जाता है कलाला। कलाला के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉपर्टीज की वो उस शेयर्स के हिसाब से होती है कि औलाद तो अब थी नहीं, अब कलाला में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि जो औरत है उसको मिलेगा 1/4 पार्ट, और अगर उसके हस्बैंड के माँ बाप नहीं है और औलाद दोनों नहीं है तो भी कलाले का सिस्टम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कलाले में चल रही है। और अगर उसके बहन भाई हैं, This is not the right time. एक्सक्यूज मी, अगर उसके देवर हैं या उसके जेठ हैं तो क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है कलाले में वो उन लोगों को भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर औलाद नहीं है और इस्लाम ने कहा है कि जो जितने करीबी लीगल हेयर्स होंगे उनको प्रॉपर्टी का राइट दिया जाएगा, उनको हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में से। और अगर वो करीबी लीगल हेयर्स नहीं है, वफात पा गए हैं या है ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि फिर आगे जो करीबी हैं उनको ये प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो तकसीम किया जाएगा। तो अगर कलाले की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कलाले में डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉपर्टी की, और कलाले में माँ बाप नहीं होते हैं और या फिर बच्चे नहीं होते उस आदमी के, तो फिर औरत को 1/4 पार्ट दिया जाता है और बाकी जो हिस्सा है प्रॉपर्टी का वो उस मर्द की जो अब जिंदा नहीं है उसके बहन भाइयों में तकसीम हो जाता है। अगर माँ बाप है तो वो माँ बाप में तकसीम हो जाएगा। ये हो गया कलाला। अगर तो बच्चे जिंदा हैं, अगर तो बच्चे नहीं हैं तो ये एक औरत का हिस्सा हो गया कि उसे 1/4 मिलेगा। और अगर मर्द है और अगर औरत की प्रॉपर्टी में होगा उसका हिस्सा तो ये 1/2 होगा। तो अब यहाँ पे अगर औलाद होती है जिंदा और कलाला नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम अगर औलाद के हिसाब से बात करेंगे तो औरत का हिस्सा 1/8 हो जाएगा प्रॉपर्टी में, और जो मर्द का हिस्सा है वो 1/4 हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। इसे हम हजबुल नुकसान और हजबुल हरमान भी कहते हैं। हजबे नुकसान या हजबे हरमान, वो दो क्या वर्ड्स हैं, मैं इसका मतलब आप लोगों को समझाऊंगी। हजबे नुकसान क्या होता है कि ये इस्लामिक वर्ड्स हैं कि हजबे नुकसान ये होता है कि अगर एक इंसान जो जो लीगल हेयर है वो अ, होता है
और उसकी वजह से जो है वो दूसरे लीगल हेयर को प्रॉपर्टी में शेयर जो है वो कम मिलता है। तो इसे हम कहते हैं कि हजबे नुकसान हो गया, यानी कि वो जो हिस्सा उसको प्रॉपरली हाफ मिला, क्योंकि एक लीगल हेयर था उसके बाद उसको प्रॉपर्टी में वो हिस्सा मिला, तो ये हजबे नुकसान के नाम से इसे जाना जाता है। हजबे हरमान किसे कहते हैं? हजबे हरमान ये होता है कि हिस्सा टोटली खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बेटे की वफात पहले हो जाती है बाप से, और दादा और पोता अब जिंदा है, और जो बेटा था, जो चेन थी, यानी कि दादा के बाद यानी कि जो बाप है उसकी जो प्रॉपर्टी का राइट है वो उसके बेटे के पास है। लेकिन बेटे का फिर एक बेटा है, यानी कि अब बाप, बेटा और पोता, दादा, बेटा और पोता, अब ये एक हिरार्की बन गई है। अब अगर क्या होता है कि अगर बेटे की वफात अपने बाप से पहले हो जाती है, यानी कि बेटे की वफात बाप से पहले होती है, तो जो बेटे का जो बेटा हुआ वो यतीम पोता कहलाएगा। तो जो यतीम पोता है उसको शरीयत ये कहती है कि उसका जो राइट है शेयर ऑफ प्रॉपर्टी का वो खत्म हो जाता है। सॉरी। तो वो जो राइट है उसका वो खत्म हो गया, तो ये कहलाता है हजबे हरमान, यानी कि उसका टोटली राइट खत्म हो जाना हजबे हरमान कहलाता है। तो हजबे हरमान और हजबे नुकसान जो है वो ये दो वर्ड्स हैं इस्लाम में जिन्हें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से होता है। प्रॉपर्टी में हम जब बात करते हैं कि जब एक यतीम पोता है या यतीम पोती है और उसका जो है राइट खत्म हो गया है फेडरल शरीयत कोर्ट में, हमारे पास जो 1961 से कानून चला आ रहा है जनरल अयूब खान के दौर से, 1961 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारी जो पाकिस्तान है उसका जो स्टेट रिलीजन है वो डेफिनेटली इस्लाम है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक के हिसाब से जो हमारा मुल्क चलेगा वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम चलेगा। और इसीलिए क्योंकि जो माइनॉरिटीज हमारे पास मौजूद हैं उनके जो शेयर्स हैं पाकिस्तान में, उनके हिस्से वो कैसे क्लेम कर सकती हैं, जो खातून हैं, जो लेडीज हैं, वो अगर क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखती हैं या जो जूइशइज्म से ताल्लुक रखती हैं या हिंदुइज्म से ताल्लुक रखती हैं, तो उनको जो उनका राइट है प्रॉपर्टी में, जो कानून है, जो उनका शेयर है, वो उन्हें किस तरह से मिलेगा। हर किसी के अपने पर्सनल लॉज जो है वो बने हुए हैं। अगर कोई भी गैर मुस्लिम खातून है और उन्हें उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो जो उनके पर्सनल लॉज हैं उनके मुताबिक ही उनको हिस्सा दिया जाएगा। जो मुसलमान खातून हैं उनके हिसाब से, तो क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस्लाम है, जो कुरान है, जो हदीस है, जो हमें विरासत का कानून हमारे नबी पाक ने और अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक में लिख दिया है, जो चीज डन हो चुकी है वही हमारे पास चल रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमें बताता है विरासत के कानून के बारे में। इसके अलावा जो एंटी वुमेन हरासमेंट एक्ट हमारे पास है उसमें भी जो है औरतों की विरासत की बात की गई है। इसी को अगर हम देखें तो आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आईने पाकिस्तान का जो आर्टिकल 23 है वो औरतों के हुकूक पे, यानी कि विरासत के हुकूक पे बात करता है कि किसी भी औरत को उसके कानूनी हक से उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो विरासत है, उस औरत को उस विरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर जबरदस्ती माफ करवाया जाए उस प्रॉपर्टी के हिस्से को, जो विरासत है, जो भाई होते हैं, अगर वो माफ करवाने की कोशिश करते हैं बहनों से उस प्रॉपर्टी के हिस्से को, वो नहीं देते और वो कहते हैं कि हमें माफ कर दो, या कोई ऐसा अग्रीमेंट करवाते हैं या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं या वर्बली कोई बात कहते हैं या पुश किया जाता है औरत को कि वो अपना हिस्सा ना ले, तो ये ऐसे एग्रीमेंट या ऐसे फैसले की या ऐसे जुर्गे की या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं है कानूनी, और ये नल एंड वॉइड होगा, ये वॉइड एब इनिशियो होगा, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस एग्रीमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है।
उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है जिसकी वजह से औरतें जो हैं वो ये समझें कि मैंने एग्रीमेंट पे साइन कर दिए थे या मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया था और अब जो है वो मुझे विरासत नहीं मिल सकती। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो माना ही नहीं जाएगा, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट सिरे से ही गलत होगा। और औरत जो है वो अपना राइट जो है अपने वालिद के बाद, अगर उसके भाई ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स बन रहे हैं, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उस अपनी बहन को जो है विरासत में हिस्सा नहीं देते, तो यहाँ पे जो काम की बात है कि वो ये कि वो जो है ओम्बड्समैन से भी हरासमेंट भी आप फाइल कर सकती है ओम्बड्समैन की तरफ पास। और जो ओम्बड्समैन है उनको ये 60 दिन के अंदर अंदर ये मैटर जो है वो रिजॉल्व करना होता है। इसके अलावा जो है आप शेयर्स के लिए कानून में आपके पास जो है इनहेरिटेंस लॉ के तहत जो है आप कानून का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं, आप वकील कर सकते हैं और उनसे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके ये इनहेरिटेंस लॉ का जो कानून है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और आप जो है अपना हिस्सा ले सकती हैं, चाहे इसको कितने भी साल हो गए हों। हाँ, शर्त ये है कि अगर तो बहन अपने भाइयों से हिस्सा अपनी ही जिंदगी में नहीं मांगती तो उसके बच्चे उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते। ये अमेंडमेंट आई है हमारे कानून में कि अगर तो औरत अपनी जिंदगी में ही अपने भाइयों से अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है तो सही है, और फिर उसके बीच में उसकी डेथ हो जाती है लेकिन वो मांग चुकी थी और वो मैटर कोर्ट में भी चल रहा है, तो वो हिस्सा उसके बच्चों को, लेडी के बच्चों को मिलेगा। लेकिन अगर उस औरत ने अपनी जिंदगी में अपनी विरासत से हिस्सा नहीं मांगा भाइयों से तो फिर उसकी औलाद भी क्लेम नहीं कर सकती। ये यहाँ पर हमारे पास अमेंडमेंट मौजूद है। औरतों के जो राइट्स हैं उसके लिए जो 1961 से जो चीज चल रही है कि एक नूरजहां का इसमें केस भी था कि नूरजहां ने भी अपने भाइयों के लिए जो है ये विरासत के केस दाखिल किया था और उसमें उमर अता बंदयाल साहब की जो है वो जजमेंट थी। एक और जज साहब थे, जस्टिस थे, उनकी भी उसमें जजमेंट है और वो मौजूद है और उनको अंदाजा हुआ था कि जब ये फैसला हुआ तब तक जो नूरजहां है वो इस दुनियाई फानी से कूच कर गई थी। और इस तरीके से क्या हुआ था कि बाद में उनकी डेथ के बाद जो है वो ये कहा गया कि उन्होंने जितना एक अपनी लाइफ में सफर किया जबकि ये चीज इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए थी। उस विरासत के कानून को लेकर हमारे पास जो है मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस जो हमारा पर्सनल लॉ भी है और फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, मुतारिफ करवाया गया। और उसके अंदर इसके अलावा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लॉ जो समटाइम्स क्या होता है कि सूबों सूबों के हिसाब से भी होते हैं। ये जो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 है ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होगा और जो अमेंडमेंट्स होती हैं जो इनहेरिटेंस लॉ है वो केपी के और इस्लामाबाद टेरिटरी में भी 2020 में आया है वो एक्ट, वो उसके तहत भी चलेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप देखें या आपकी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारा फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक भी जो है वो औरत को हकदार करार दिया गया है, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, बहन हो या बीवी हो। औरत को किसी भी तरीके से उसके हक से, उसकी विरासत से उसे महरूम नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस तरह करता है तो उस शख्स का जो केस है वो उसके ही खिलाफ होगा और उस केस को या उस एग्रीमेंट को, अगर उसके भाई ने कोई एग्रीमेंट भी किया है या कोई ओरल एग्रीमेंट किया है तो उस एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर आप बहन को फोर्स करवाते हैं और फोर्स करके ये कहते हैं कि आप अपना हिस्सा माफ कर दो, उस वक्त तक भी ये चीज कहीं भी मौजूद नहीं है कानून में कि आप जबरदस्ती औरत से उसका ये राइट छीन लें कि एक औरत को उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना है और आप जबरदस्ती उसको फोर्स करें कि वो अपना ये हिस्सा ना ले, तो ये ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इसके अलावा जो विरासत बेसिकली क्योंकि हमारे हम मुस्लिम हैं और जो हमारे पास जो कानून जो चल रहा है वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना ही चल रहा है। विरासत के कानून को लेकर जो है जो इस्लाम ने हमें टीचिंग्स दी हैं, जो इस्लाम ने हमें बताया है उसके मुताबिक ही अमल करना हम तमाम मुसलमानों का जो है वो फर्ज है। और इस लॉ को
हमें खुद भी इतना पढ़ना चाहिए विरासत के कानून को कि हमें पता हो कि हम दूसरों को भी इसकी जो है वो तालीम दे सकें कि विरासत है क्या। औरतें जो है वो लीगल पर्सपेक्टिव के हवाले से या आप जो कानूनी हैसियत के हवाले से या इस्लामिक हैसियत के हवाले से दोनों में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि इस्लाम ने औरत को जितनी इज्जत दी है और जितना इक्वालिटी रखी है, वो शायद ही किसी और मजहब में नजर आती हो। क्योंकि जहाँ पे जो क्रिश्चियन अगर खवातीन हैं और उनका जो विरासत का जो कानून है, वो पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिसमें हमारी क्रिश्चियनिटी है, हमारे जोइश लोग मौजूद है पाकिस्तान में, हिंदू लोग हमारे पास मौजूद हैं, तो वो भी डेफिनेटली बीइंग अ लॉयर आपके पास जो है उनमें से जरूरी नहीं कि कोई मुस्लिम मुस्लिम खवातीन ही आपको राब्ता करें। वो क्रिश्चियन भी हो सकती हैं, वो हिंदू भी हो सकती हैं, कोई और धर्म से भी हो सकती हैं, कोई और रिलीजन से भी हो सकती हैं, उनका कोई और मजहब भी हो सकता है। तो वो अगर आती हैं तो उनकी जो हैसियत है, जो उनका शेयर है, जो उनके विरासत का जो कानून है, वो उनके अपने पर्सनल लॉज में है। जैसे क्रिश्चियनिटी पर्सनल लॉ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको किस हिसाब से उनके शेयर्स दिए जा रहे हैं। और जो मुस्लिम खवातीन हैं उन्हें कुरान और सुन्ना के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो स्टेट रिलीजन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी बताई गई हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है पाकिस्तान है, उस आईन पाकिस्तान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए हैं। ख्वाह वो खवातीन कौन से भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, लेकिन वो तमाम राइट्स जो हैं वो उन पर भी एप्लीकेबल होते हैं। हमारे यहाँ कानून बहुत सारे बन गए हैं और अब जो है औरतों को उनके हुकूक मिलना भी स्टार्ट हो गए हैं। विरासती हुकूक जो है वो इजीली उनके लिए इजी कर दिया गया है कि अगर वो सूट फाइल करती हैं तो उनके हक में जो है वो फैसला जल्द अज जल्द हो जाता है। जैसे ओम्बड्समैन है और उनको ये कहा गया है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपने जो है इनका फैसला यकीनी बनाना है और ये फैसला करना है विरासत के हवाले से। और अगर विरासत के अगर आपको कोई ऑब्स्टिकल्स आती हैं तो आप क्या करते हैं कि जो उन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए आपको कानून का सहारा चाहिए होता है। कि अगर आपने घर में बात की है अपने हिस्से के लिए, अपने विरासत के लिए, और आपको वो नहीं दिया जा रहा, तो फिर आप कानून का दरवाजा खटखटा सकती हैं और आपको आपका हक दिया जाएगा। बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारी खवातीन ने ये स्टेप लिया और उन्हें जो है कोर्ट्स ने, जो है ऑनरेबल कोर्ट्स ने उनके हक में फैसला दिया और बताया गया कि इस्लामिक तौर पर, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, औरत को कभी भी विरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। इसलिए ये उसका हक है कि उसे मिलना ही चाहिए और जल्द से जल्द इस जो केस का फैसला है वो भी होना चाहिए कम से कम टाइम में, और वो हिस्सा जो है वो मिल जाना चाहिए। अगर अनडिवाइडेड शेयर है, कहीं पे प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि डिफरेंट होती हैं, कहीं पे डिवाइड हो जाते हैं शेयर, कहीं पे अनडिवाइडेड शेयर्स होते हैं, उसके लिए भी दूसरा तरीकेकार मौजूद है किस तरीके से आप अपना शेयर जो है वो हासिल कर सकते हैं। मेन चीज ये आती है कि कंडीशंस कौन कौन सी हैं, कैसे पता लगेगा कि कोई इंसान जो है इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि जो मेन शर्त है इस्लाम में वो ये है कि अगर आप विरासत की तकसीम करने जा रहे हैं तो उस इंसान का जिसकी विरासत से आप तकसीम कर रहे हैं, उस इंसान का जो है डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। उस इंसान का वो मर चुका हो, वो हयात ना हो, उसकी वफात हो गई हो। नंबर 2 कि कोई भी ऑब्स्टिकल्स या कोई भी हर्डल्स बीच में ना हो। और नंबर 3 कि लीगल हेयर का जो जिंदा होना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे दिया जा रहा है। ऑब्स्टिकल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑब्स्टिकल्स होते क्या हैं? ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि इम्पीडियंट्स जो हैं हमारे, वो ये है कि किन सूरतों में हिस्सा नहीं मिल सकता विरासत से। वो सूरतें कौन सी हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर एक इलेजिटिमेटेड बच्चा है, यानी कि वो बच्चा जो लीगल नहीं है, इलेजिटिमेट है, तो उस बच्चे को विरासत में से हक नहीं दिया जा सकता। क्योंकि वो बच्चा जो है वो गैर कानूनी है या गैर शरई है। तो उस बच्चे का जो हिस्सा, जो हक है विरासत में, वो खत्म हो जाता है। उस बच्चे को वो विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। अगर वो बच्ची भी है तो भी उसे हिस्सा नहीं दिया जाता। एक जो
औरत है जिसके ऊपर लियन, अगर हम समझें इसको कि लियन, हमने ऑब्वियसली पढ़ा है कानून में कि क्या कि अगर एक शौहर इल्जाम लगाता है जिना का अपनी वाइफ के ऊपर, अपनी मिसेस के ऊपर, और वहां पे वो कस्में खाई जाती हैं कि मैं अगर 4 गवाह लाने होते हैं इस चीज को साबित करने के लिए, क्योंकि गवाहों की जो है वो मौजूदगी इस्लाम में बहुत रखी गई है। उसी हिसाब से जो हमारे कानून शहादत है उसमें अगर हम देखें तो वहां पे भी तमाम गवाहों के बारे बारे में बताया जा रहा है कि कितने गवाह होने चाहिए, और कितने गवाहों की जरूरत होती है। औरत की गवाही क्योंकि आधी मानी जाती है, और मर्द जो होते हैं उनके लिए इस वाली चीज में कि जो एलिगेशन लग रही है, कहाँ पे 2 गवाहों की जरूरत है और कहाँ पे 4 गवाहों की जरूरत है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो मर्द अपनी वाइफ पर इल्जाम लगाता है जिना का, और इस तरीके का कोई एलिगेशन होता है, तो उस एलिगेशन में जब वो कस्में खाई जाती हैं और हस्बैंड को ये कहना होता है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह का अजाब मुझ पे नाजिल हो और मुझ पे लानत हो। इसी तरीके से औरत को कहना होता है कि अगर मेरा हस्बैंड झूठ बोल रहा है तो ये उस पे लानत हो, इस तरीके से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। और तो वो फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इस तरीके से चीजें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होता है कि वहां पे डिवोर्स जो है वो मान ली जाती है आपस में कि उनकी डिवोर्स हो गई है। तो उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है या जो बच्ची पैदा होती है उसका विरासत में कोई हक नहीं होता, तो वो विरासत से महरूम हो जाता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और वो कौन सी चीज है कि जहाँ पे मजीद विरासत में से हिस्सा जो है वो नहीं मिल सकता उन खवातीन को या उन लोगों को जो विरासत के कानून का जो राइट रखते हैं कि अगर एक औरत अपना मजहब बदल लेती है, यानी कि वो मुस्लिम थी और मुस्लिम से वो कोई भी मजहब इख्तियार करती है, वो नॉन मुस्लिम हो जाती है, तो भी उसे अपने जो सगे उसके भाई हैं मुस्लिम, उसमें से जो उसके वालिद साहब है उसकी प्रॉपर्टी में उसका राइट खत्म हो जाता है, और उस औरत को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से विरासत में हिस्सा नहीं मिल सकता, क्योंकि जो विरासत का जो कानून है वो इस्लामिक कानून है। और अगर एक औरत अपना मजहब बदल लेती है और वो मुस्लिम से गैर मुस्लिम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ये राइट है विरासत में, जो उसका हक है, वो खत्म हो जाता है। यानी कि वो एक मुसलमान ही एक मुसलमान तरीके से अपनी विरासत लेने का हक रखता है। लेकिन अगर वो मुसलमान ही ना रहे और वो औरत अपना मजहब बदल ले, तो वो एक नॉन मुस्लिम एक मुस्लिम के तरीके से हिस्सा विरासत का नहीं ले सकती। तो यहाँ पे भी जो राइट है विरासत का, उस औरत का जो हक है विरासत लेने का, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो मुस्लिम से गैर मुस्लिम हो गई थी। अगर तो औरत की शादी के 6 महीने बाद कोई बच्चा पैदा हो जाता है, इस तरह हम अगर हम पढ़ें तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी इसका जिक्र है कि कितने महीनों में एक बेबी की जो पैदाइश होती है वो बच्चा लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट होगा। यानी कि कोई भी इलीगल बच्चा विरासत में हक नहीं रखता। इसके अलावा अगर स्टेप है, यानी कि कोई मर्द है और वो दूसरी शादी कर लेता है, तो उसके पहले शौहर से जो बच्चे हैं उन बच्चों का इस बाप में विरासत में, इस बाप की विरासत में कोई हिस्सा नहीं होगा। क्योंकि स्टेप जो ब्रदर या सिस्टर्स हैं, स्टेप बहन भाइयों का हिस्सा जो है वो इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है कि विरासत में स्टेप बहन भाइयों को जो है वो हिस्सा दिया जाए। यानी कि जो स्टेप ब्रदर्स हैं जो सगे नहीं हैं, तो वो प्रॉपरली लीगल हेयर्स नहीं है, वो बच्चे अपने उस रियल बाप की विरासत में हकदार होंगे जिनसे वो पैदा हुए हैं। यानी औरत अगर दूसरी शादी करती है और उसके बच्चे हैं, तो वो जो दूसरा उसका हस्बैंड है, वो बच्चे उसकी विरासत में हकदार नहीं होंगे, लेकिन वो बच्चे उसके रियल बाप में, यानी जो उसका पहला हस्बैंड है, उसकी विरासत में हकदार होंगे। तो यानी कि कोई भी औरत अगर दूसरी शादी करती है और बच्चे उसके पास होते हैं, तो उसके जो पहला हस्बैंड है उसकी विरासत में उसके बच्चों का हक होगा। लेकिन जो दूसरी शादी करती है उस दूसरे हस्बैंड के साथ, उसकी विरासत में उन बच्चों का हिस्सा हरगिज नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी कंडीशंस हैं कि जहाँ पर लीगल, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताई कंडीशन कि एक लीगल हेयर का जिंदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कंडीशन है विरासत के कानून को लेकर। जो हम बात कर रहे हैं शरीयत की, उस कानून में अच्छे से बताया गया है कि
जो लीगल हेयर है वो आपका जिंदा होना चाहिए। यानी कि जब हम पोते के कानून को देखते हैं और जो कंफ्यूजन्स हमारे माशरे का जो हिस्सा बन गई हैं, कि जो कंफ्यूजन्स है वो ये है कि क्या पोता अपने दादा की प्रॉपर्टी से हिस्सा ले सकता है या नहीं, या पोती है तो बीइंग अ लेडी वो अपने दादा की प्रॉपर्टी से हिस्सा ले सकती है या नहीं। इस चीज को भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में, जैसे कि सक्सेशन है। और सेक्शन 4 को जो है वो चैलेंज भी किया गया था फेडरल शरीयत कोर्ट में, और फेडरल शरीयत कोर्ट का जब फैसला आया था कि उसे नल एंड वॉइड करार दिया गया था, तो फिर वो फैसला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को फैसला चल रहा था। तो जब तक तो ये पता नहीं चल जाता कि आया पोता जो है, अभी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो डिफरेंट है उस चीज से। इसीलिए फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है ये कहा गया था कि ये इस्लाम के मनाफी है। तो अभी पोता और दादा का जो कानून है विरासत का, वो किस हद तक चल रहा है, या पोती और दादा का जो विरासत का जो कानून है वो क्या कहता है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो औरतों के मामले में हम बात कर रहे थे कि हर औरत, ख्वाह वो बेटी है, ख्वाह वो बहन है, ख्वाह वो माँ है, या वो बीवी है, हर औरत अपने हर विरासत में जो है वो राइट रखती है, अपना हक रखती है कि उसे विरासत से हिस्सा दिया जाए, हुआ उसका कोई भी रिलीजन हो। अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान के लिए भी बेटी का जो शेयर होगा वो हाफ होगा। और वो अगर शादीशुदा है तो ऑब्वियसली जो उसके शोहर का भी जो उसमें हिस्सा बनेगा, अगर औलाद है तो 1/8 होगा, अगर औलाद नहीं है तो 1/4 होगा। और इसी तरीके से जो अगर अ, जो मर्द हजरात होते हैं, जो अपनी जो अगर जो भाई हैं और वो अपने वालिद के गुजरने के बाद जो है वो बहनों को हिस्सा अगर नहीं देते, तो ये भी जो है अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएं तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि औरत को हिस्सा देना ये विरासत के कानून में लिखा है, ये हमारे आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 23 में लिखा है, और इसे महरूम नहीं किया जा सकता। इसलिए वो ख्वाह सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन इस पे काफी सारी जजमेंट्स भी हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, और यहाँ पे अथॉरिटीज हैं जो पीएलजे पीएलडी, उसमें सब में बताया गया है कि जितनी भी औरतें विरासत के हक को लेकर कानून का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है, उन्हें उनका हक विरासत में लाजमी मिला है। कानून साफ साफ फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, ये जो अयूब खान के दौर से जो चला आ रहा है, जनरल अयूब खान ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया था। कानून हमारे पास बहुत ज्यादा मौजूद हैं, और बहुत हद तक हमारे पास एक्ट्स और ऑर्डिनेंस हमारे पास मौजूद हैं। कानून बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का इशू ये है कि उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। उसे इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया जा रहा कि या तो आप उस अपने राइट से राइट या तो समझती नहीं है खवातीन, या वो लेना नहीं चाहती। अगर वो खुद से माफ करती हैं अपने भाइयों को, वो हक दे देती हैं जो उनका हिस्सा बनता है आधा शेयर, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो ये हिस्सा नहीं देना चाहती और वो ये हिस्सा रखना चाहती हैं अपने पास, तो उनके लिए ओम्बड्समैन और कानून के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं। और आप जो हैं जो जितनी भी खवातीन हैं, वो ये हिस्सा, ये विरासती हिस्सा, इससे आपको कतई तौर पर महरूम नहीं किया जा सकता। चाहे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ही क्यों ना खटखटा दिए जाएं, लेकिन आपको ये हिस्सा लाजमी मिलता है, क्योंकि ये शरीयत है, ये कानून है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें बता दिया गया है कि एक औरत का जो हक है विरासत का, वो उसको लाजमी दिया जाएगा, और वो विरासत जो है उसको लाजमी मिलेगी। अब हम बात करते हैं सेक्ट्स की, यानी कि फिक्कों की। हमने रिलीजन पे बात की है, लेकिन फिक्कों के हिसाब से हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है मेन जो फिक्के हैं दो, वो अहले सुन्नत और फिक्का जाफरिया है, यानी कि जिन्हें हम अहले तशी भी कहते हैं या शिया भी कहते हैं। उनका जो लॉ है इनहेरिटेंस यानी कि विरासत के कानून को लेकर, ये देखना पड़ेगा कि आप किस फिक्के से ताल्लुक रखती हैं। अगर तो अहले सुन्नत है तो उसमें औरत का आधा ही हिस्सा होगा। अगर आप फिक्का जाफरिया से ताल्लुक रखती हैं, यानी कि आप अहले तशी हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक बेटी है तो वो सारी प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक बेटी है तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी बेटी की होगी, लेकिन अहले सुन्नत में सिर्फ आधा हिस्सा ही बेटी का
कहलाया जाएगा। अगर तो उसके और कोई बहन भाई हैं तो उस हवाले से, और अगर नहीं है, सिंगल है, यानी कि फिक्का जाफरिया में ये है कि अगर एक सिंगल बेटी है तो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है सारा का सारा, सारी प्रॉपर्टी उस बेटी को दी जाएगी। लेकिन अहले सुन्नत में कि अगर बेटी है और बेटी को आधा ही हिस्सा दिया जाएगा, और उसके कोई बहन भाई अगर नहीं है लड़की के, तो क्या होगा कि उसके अगर चाचा ताया कोई है तो उसमें वो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, यानी कि करीबी। इस्लाम कहता है कि पहले करीबी लीगल हेयर्स को देखेंगे, और अगर करीबी लीगल हेयर्स जो हैं उस टाइम नहीं है, वो चेन आपकी नहीं बन पा रही, तो फिर हम दूर के रिश्तेदारों पे चले जाते हैं कि अगर बीवी जो है उसकी शौहर की वफात हो जाती है और उसकी औलाद है, तो वो औलाद उस विरासत में शेयर यानी कि राइट रखेगी, हक रखती है। लेकिन अगर औलाद नहीं है तो बीवी का हिस्सा देने के बाद जो है, जो बहन भाई हैं उसके, यानी कि आगे ये चेन जो औलाद से थी वो खत्म हो गई है, औलाद नहीं है, तो उसके जो बहन भाई हैं, तो आगे जाके क्या होगा कि वो उस प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा, अपना पूरा हक रखते हैं, अपना पूरा इख्तियार रखते हैं कि उस विरासत से उनको वो राइट दिया जाए। इसके अलावा अगर माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप का राइट जो है उस विरासत में वो भी होगा। तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये चीज की जाएगी। यहाँ पे हमने लेडीज के जो है विरासत पे बात की है, यहाँ पे तमाम सेक्ट्स के हवाले से बात की है, और यहाँ पे तमाम जो है रिलीजन्स के हवाले से भी हमने बात की है। कोई अगर आपके कमेंट्स हैं तो आप मुझे वो कर सकते हैं, ऑनलाइन पूछ सकते हैं। अगर मेरे पीडीएफ होगी नूर जहां की मैटर्स की, तो वो भी मैं आपको जो है कोशिश करूंगी कि वो पीडीएफ मैं आपको दे सकूं। तो अ, क्योंकि लेक्चर अभी घर में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चे हैं घर में, और वो बच्चा जो है थोड़ा सा करता है, और थोड़े से मिस प्रॉब्लम के लिए मैं माजरत खा हूँ कि जी, जो क्वेश्चन कोई मुझसे करना चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था और इंफॉर्मेटिव भी था। मेरा एक क्वेश्चन है, वो हमने तो बाकी सारे वो विरासत का वो डिस्कस कर दिया, लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर है ना, उसके हवाले से थोड़ा वो करे, अगर मौका है आपके पास एक्सप्लेन करें ट्रांसजेंडर के हवाले से। ट्रांसजेंडर के हवाले से विरासत में उसके बताना है या ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट विरासत करना है। विरासत के हवाले से आप वो बता दें, विरासत का उसमें हिस्सा है या नहीं है। देखिए, हर लेजिटिमेट बच्चा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, या वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, है तो औलाद, तो डेफिनेटली ये हक भी जो है वो रखते हैं विरासत में। अगर कोई बच्चा पैदा होता है अल्लाह की तरफ से कि ना वो मर्द है ना वो औरत है, तो हम उसे जो है वो ख्वाजा सरा कहते हैं। एक रेस्पेक्ट जो हमारी है, जो हमें सिखाई गई है इस्लाम में कि हमें जो है वो इज्जत से बात करनी है, क्योंकि वो जो चीज है, वो जो ह्यूमन बीइंग है, यानी वो इंसान है। लेकिन उस इंसान को हम इस चीज से अलग क्यों समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे बात बेटा या बेटी की आ रही है, तो इसका मकसद ये है कि वो माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें राइट रखता है। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर एक इंसान ना मर्द है ना औरत है तो उसको इस राइट से महरूम कर दिया जाएगा। उस वो अपने बाप की प्रॉपर्टी में बिल्कुल हकदार है, और उसको जो राइट है वो उसका बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि, मैंने यहाँ पे बात की सिर्फ इलेगिटिमेट की, और लेजिटिमेट जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात की है। वो बच्चा कानूनी हैसियत रखता है या रखती है, तो जो बच्चा है वो कोई भी है, वो इंसान है, वो उन माँ बाप से पैदा हुआ है, तो इसीलिए वो तमाम राइट्स वो रखता है जो कि एक औरत या एक मर्द जो है वो रखते हैं। तो विरासत में डेफिनेटली ट्रांसजेंडर्स हैं, यानी कि ख्वाजा सरा जो हैं, उनका भी राइट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पैदा वो अपने उस माँ बाप से ही हुए हैं। और अगर उस माँ बाप की जो प्रॉपर्टी अगर है, तो
वो विरासत जो है वो उसको आएगी। अगर तो माँ बाप के पास प्रॉपर्टी है ही नहीं और वो बेचारे खुद जो है मजदूरी कर कर जो खाते कमाते हैं, फिर एक अलग बात है कि ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी में उसको विरासत है ही नहीं और आप बोलेंगे नहीं, हमने तो ये कहा था कि माँ बाप की जो विरासत है उसमें से हमें मिलना चाहिए, तो अब ये कहीं से भी करें। तो डेफिनेटली जो ट्रांसजेंडर है वो भी ह्यूमन बीइंग है, हम उन्हें अलग क्यों समझते हैं? मुझे बड़ा अफसोस होता है, इस पर मेरा लेक्चर भी है, मैंने दिया हुआ है ट्रांसजेंडर्स पर, और उनमें ही और बाकी लोगों को भी ये बताया है। वो लेक्चर जो है उसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि दे आर ह्यूमन बीइंग, और वो जो इंसान है, मैम हर उस इंसान के मेरा लिए बात की जा रही क्वेश्चन ये था, सॉरी, मेरा ये क्वेश्चन था कि उसको मर्द वाला हिस्सा मिलेगा या मेल या फीमेल वाला हिस्सा मिलेगा, या अगर वो अभी आजकल जो है ना वो ये ऑप्शन मिला है कि आप शो करें मेल या फीमेल शो कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ कि उसको हिस्सा कितना मिलेगा। जिस तरह हाफ मेल फीमेल को मिलती है और मेल को पूरा पूरा मिलता है, तो उस हिसाब से मुझे बता दे कि कितना मिलता है उसको। अच्छा, इसके बारे में जो है ये थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिकल सर्टिफिकेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं या ख्वाजा-सरा जो हैं, इनकी डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो होते हैं जो कि बनते हैं बड़े होके। अगर वो मर्द है तो वो औरत में तब्दील हो जाता है, या अगर वो औरत है तो वो मर्द में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन जो बाय बर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर तो वो मर्द था और औरत में तब्दील हो गया है, तो जो औरत में वो तब्दील हो चुका है डेफिनेटली उस हवाले से मिलेगा। लेकिन अगर वो बाय बर्थ वो चीज है कि वो ना मर्द है ना औरत है और वो एक अलग एक मकाम रखता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स के हवाले से होगा। सवाल आपका बहुत अच्छा है, इस पे मैं भी जो है वो गौर करूंगी। इतना इसके बारे में मैंने अभी इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन जो लॉज हैं, जो लॉज ये कहते हैं कि वहां पे बच्चों के ही जिक्र हो रहा है, तो उस हवाले से ही मैंने आपको जवाब दिया है कि अगर बच्चा है और वो बाप की विरासत में हिस्सा रखता है तो डेफिनेटली उसे मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांसजेंडर है या औरत है या मर्द है। हाँ, कितना हिस्सा मिलेगा ये देखना पड़ेगा आगे, और फिर हमें उसका अंदाजा होगा। तो अगर आपको पता चल जाता है तो आप भी हमसे शेयर करें इस चीज को, ऑब्वियसली मुझे भी बताएं। और अगर मुझे पता चलता है तो डेफिनेटली मैं भी आगे इसको इस कमेंट्स में आप लोगों को बता दूंगी। तो विरासत के बारे में आज हमने जाना कि विरासत क्या होती है, और विरासत का जो कानून है वो बहुत ज्यादा बड़ा कानून है, वो इतना छोटा है नहीं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपको कम से कम वक्त में और आसान से आसान वर्ड्स में पूरे तरीके से एक चीज को समझा दिया जाए कि विरासत बेसिकली है क्या, इस्लाम विरासत के बारे में क्या कहता है, और जो हमारा कानून है ऑलमोस्ट वही है विरासत के बारे में, जो कि इस्लाम और कुरान पाक हमारा कहता है, तो वही हमारे लॉज भी कहते हैं। जो दूसरे लॉज हैं, जो रिलीजन से हमारे जो दूसरे ताल्लुक रखते हैं, जो आर्टिकल 23 है वो तो डेफिनेटली तमाम रिलीजन पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, वो डेफिनेटली क्या होते हैं कि इस्लाम से ही जो मुस्लिम खवातीन हैं उनके ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता है कि वो जो अपना हिस्सा लेंगी वो इस लॉ के तहत ही लेंगी। और जो डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक रखती हैं खवातीन, वो अपने डिफरेंट पर्सनल लॉज के तहत ही विरासत में जो है वो हिस्सेदार होंगी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में हर औरत के लिए ये बात कही गई है। 23 में एंटी वुमेन हरासमेंट में भी ये बात की गई है, अगर वो आपको हरास भी करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। हमारे पास जो सेक्ट्स मौजूद है उस सेक्ट्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि फिक्का जाफरिया जो है वो डिफरेंट उनका जो है वो शिजरा बनता है, वो लीगल हेयर्स उनके उस हिसाब से बनते हैं और उस हिसाब से शेयर निकाला जाता है। और जो अहले सुन्नत है उनका जो है वो इसे हम लाइनेज कहते हैं। वो लाइनेज जो है यानी कि जो शिजरा है वो डिफरेंट बनाया जाता है, और उसमें लीगल हेयर्स कितने हैं और किसका कितना पार्ट होता है वो सुन्नी तरीके के हिसाब से जो हमारे पास फिक्का है उसमें रखा जाएगा, और जो फिक्का जाफरिया है वो उनके हिसाब से रखा जाएगा। ये एक डिफरेंट चीज है, हमारे पास रिलीजन का हुआ, हमारे पास फिक्के का हुआ। और जो प्रॉपर्टी जब हमारी ट्रांसफर होती है, ये होता है कि एक औरत को अगर हिस्सा उसका मिल रहा है तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर भी होगी। तो वो ट्रांसफर किस तरीके
से होगी रूरल और अर्बन के जो रूल्स होते हैं, आपके पटवारी होते हैं या आपके लंबरदार होते हैं, उस हवाले से कि वो विलेज में कौन कौन अपॉइंट होता है, उनके पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो उस हवाले से होता है कि वहां पे जो ट्रांसफर जब ये प्रॉपर्टी की जाती है तो किस तरीके से डिसीज्ड की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, किन लोगों जब किन क्या वो शर्तें हैं कि जब विरासत तकसीम होगी, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। और किन किन को विरासत में हिस्सा नहीं मिल सकता, कि अगर आपने ले पालक बच्चा पाला है तो डेफिनेटली उसका उस विरासत में कोई राइट नहीं है, या स्टेप ब्रदर्स हो गए, या इलेजिटिमेट बच्चा है तो या बच्ची है तो उसका भी उस विरासत में नहीं है। अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं या हो जाती हैं तो भी आपका विरासत में कोई हिस्सा नहीं रहेगा मुस्लिम लॉ के मुताबिक, क्योंकि आपने जो है वो अपना मजहब जो है वो बदल लिया है, और ये जो कानून है ये इस्लामिक कानून है। साथ ही हमने देखा कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट के जो हमारे पास लॉज मौजूद हैं, 2000 में भी जो पीएलजे पेज नंबर 36 हमारे पास आया था, उसमें भी ये बात की गई थी। दादा पोते के कानून जो है वो एक डिफरेंट है, और आजकल हमारा जो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करता है वो दादा और पोते के कानून को लेकर होता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था वो खवातीन के विरासत के हवाले से था, इसलिए जो दादा पोते का कानून है एक डिफरेंट टॉपिक चला जाएगा। इसके लिए अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं फेडरल शरीयत कोड FSC और PLJ 2000 पेज नंबर 36, इसमें बताया गया है कि क्या चीज थी। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो कौन सी डिफरेंट चीज है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर को लेके जाया गया, और अभी तक उसका फैसला आया है या नहीं आया, और कानून इस बारे में दादा पोते के हिसाब से क्या बात करता है, इस्लाम क्या कहता है। मैंने आपको ये क्लियर किया कि शरीयत ये कहती है कि अगर बाप की वफात हो जाती है और यानी कि जो बाप है बीच में, दादा बाप बेटा, यानी कि उस बेटे का बेटा यानी कि दादा का पोता, तो अगर बेटे की वफात बीच में हो जाती है तो जो पोता है वो विरासत से महरूम हो जाता है। ये शरीयत कानून है, ये शरई कानून है हमारा, कि फिर पोते को वो जो जायदाद है, जो विरासत है, उसमें पार्ट, उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता, क्योंकि एक चेन खत्म हो जाती है। यानी कि हजबे हरमान जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया है। हजबे हरमान के मुताबिक जो है वो पोता जो है वो बिल्कुल कोई राइट नहीं रखता कि वो अपने दादा से उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सके। लेकिन जो हमारा मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस 1961 आया है वो इस बारे में कुछ डिफरेंट बात करता है, और वो ये कहता है कि पोते को भी हिस्सा दिया जाएगा, किन चीजों पर दिया जाएगा, किन चीजों पर नहीं दिया जाएगा, दैट्स अनदर टॉपिक। और जो दोबारा से आप नोट कर लीजिए, साइटेशन के लिए मुझे कहा गया है कि PLJ 2000 पेज नंबर 36 FSC यानी कि फेडरल शरीयत कोर्ट की ये जजमेंट है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसे किस चीज को यहाँ पे नल एंड वॉइड करार दिया गया है, सेक्शन 4 को यहाँ पे बात की गई है, सक्सेशन के हवाले से उसे नल एंड वॉइड करार दिया गया है, और वो नल एंड वॉइड करार हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो चला गया है। तो अब देखना ये है कि आगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो क्या आता है, और किस हवाले से विरासत जो है आगे। मैं तो यही कहना चाहूंगी सबको कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में लोग हैं, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, वो विरासत के कानून को समझें ज्यादा से ज्यादा, और अपने बच्चों को भी इस कानून का इल्म दें, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिसके बारे में कहा गया है कि आधा कानून आपका विरासत का कानून है, यानी कि जो बाकी कानून बचते हैं वो आधा है। तो यानी कि इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है इस्लाम में भी, और इसीलिए इसे हमें अहमियत देनी चाहिए, और हमें खुद सीखना चाहिए इस कानून को, और साथ साथ हमें अपने बच्चों को भी विरासत के कानून का सिखाना चाहिए, ताकि आगे जाके वो अपनी बहनों के साथ, अपनी माओ के साथ या अपनी बेटियों के साथ जो है इस विरासत को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है कि आप एक बहन से, एक बेटी से, एक माँ से उसका जो विरासत का हक है वो छीन लेते हैं। तो सख्त सजा है इस्लाम में इसकी, सख्त से सख्त सजा है। और जो कानून है वो औरतों का इसमें साथ देता है कि अगर वो विरासत के लिए कानून का दरवाजा खटखटाती हैं तो उन तमाम खवातीन को उनका जो हक है विरासत में जितना बनता है उनका राइट उनको दिया जाएगा। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हम ये सोचें कि औरत को आधा हिस्सा मिलता है, पूरा हिस्सा नहीं मिलता है, क्योंकि आधा हिस्सा उसे उसके शौहर से मिलेगा, आधा हिस्सा वो बाप से लेती है, आधा हिस्सा शौहर से लेती है, और फिर आधा हिस्सा अगर उसका बेटा वफात पा जाता है तो प्रॉपर्टी में फिर आधा हिस्सा डेफिनेटली उसके बेटे की तरफ से भी औरत को दिया जाता है।
तो यानी कि इक्वालिटी है, बराबरी है इस्लाम में और ये बताया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, विरासत का कानून शरई तौर पर, और जो हमारा कानून है, जो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई न्यू टॉपिक होगा तो इंशाल्लाह हम उस न्यू टॉपिक को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो टॉपिक भी समझ आए विरासत के कानून को लेकर। जितनी चीज़ें मैं समझती थी कि ईज़ी आपको बतानी चाहिए, शेयर्स के हवाले से भी बताया। इसके अलावा जो शेयर्स हैं वो वकील साहब जो है निकाल के दे सकते हैं। कोई ख़वातीन अगर अपने हक के लिए लड़ना चाहती हैं, विरासत में से अपना हिस्सा लेना चाहती हैं, तो वो वकील साहब से जो है वो राब्ता कर सकती हैं। तो वो आपको शेयर्स जो हैं वो निकाल के बता देंगे कि किसका कितना शेयर बनता है, और फिर आप जो है कानून का दरवाज़ा खटखटाकर उस हक को ले सकती हैं। तो इसलिए अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कानून और इस्लाम और दोनों आपके साथ हैं, और जो नॉन मुस्लिम ख़वातीन हैं उनके अपने पर्सनल लॉज़ हैं, तो वो भी कानून का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं, और जो उनका राइट है, जो विरासत में उनका हक है, वो भी ले सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, समझ आया हो तो भी बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।